नमस्कार। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। संकट के इस दौर में रेगुलर एक्सरसाइज और योगा के माध्यम से अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो हिट रिजल्ट्स दे पाएंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रोचक टॉपिक है और राजस्थान पुलिस और पटवारी की परीक्षा से लेकर आरएस और आईएएस तक की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये बहुत सारी रोचक जानकारियां भी हमें देगा हमारे राजनीतिक सिस्टम के बारे में, जो हमारे जीवन से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक बहुत ही तन्मयता के साथ देखिए। इसमें कई सारी रोचक जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। साथियों, चुनावों के टाइम अक्सर हम पूर्ण बहुमत शब्द का प्रचलन देखते हैं, उसको खूब सुनते हैं, और जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है विधानसभाओं या संसद की, तो हमें साधारण बहुमत और विशेष बहुमत जैसे शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं। साथियों, ये शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। इसके अलावा एक और बहुमत होता है, प्रभावी बहुमत। क्या होते हैं ये बहुमत, अलग अलग इनके अर्थ क्या होते हैं, यही सब हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग YouTube या टेलीविजन पे संसद और विधानसभा की लाइव कार्यवाही देखते होंगे। कभी कभी जब किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा हो रही होती है तो कोई दल उस बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर जाता है, और दूसरे दिन अखबार में खबर यह छपती है कि फला दल ने बिल के विरोध में वॉकआउट किया, और इस तरीके से एक तरीके से उसने सत्तासीन पार्टी का या सरकार का सहयोग किया। साथियों, यह कैसे होता है? वो दल तो बिल के विरोध में था, वो नारेबाजी भी कर रहा था और उसने बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट भी कर दिया। फिर उसने सरकार का सहयोग या सत्तासीन दल का सहयोग कैसे कर दिया? यही सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और पूरी तन्मयता से, सजगता से देखिए। आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साथियों, बहुमत जो होता है हमारे राजनीतिक सिस्टम में, भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटेन से लिया हुआ है, उसमें 4 प्रकार का बहुमत होता है। बड़े आराम से, बड़ी तफसील से समझिए। इस एक टॉपिक में आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। 8-10 क्वेश्चंस जो अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत क्या होता है? किसी भी सदन का मतलब विधानसभा भी है और संसद भी है। सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। जैसे कि उदाहरण के लिए राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 200। आप इसको भली भांति जानते होंगे। तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत कितना हो गया? राजस्थान में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। तो 200 का 50% हो गया 100, और 100 प्लस 1 101। तो राजस्थान में बहुमत का, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा होता है 101। इसका प्रयोग कब होता है साथियों? चुनावों के बाद सरकार बनाने में। चुनावों के बाद सरकार गठन में इसका प्रयोग होता है। बस इसका एक ही प्रयोग होता है, सरकार के गठन में पूर्ण बहुमत का प्रयोग होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि इसका उपयोग चुनाव के बाद ही हो। इसका उपयोग कभी भी हो सकता है। जब सदन में विश्वास मत प्रस्तुत करने को कहा जाता है किसी पार्टी को, और वो विश्वास मत प्रस्तुत करने में फेल हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तो उसके बाद में भी जब सरकार बनती है तो इसी पूर्ण बहुमत का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान के को लेके समझें, तो राजस्थान में जिस दल के पास 101 सीटें होंगी उसी की सरकार रहेगी।
बीच में अगर कोई सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं और उसकी सदस्य संख्या 101 से कम हो जाती है, उसी टाइम उस दल की सरकार गिर जाती है और जो दूसरा दल सरकार बनाता है उसको भी 101 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूं कि पूर्ण बहुमत का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरे प्रकार के बहुमत की बात करते हैं साथियों। दूसरा प्रकार का बहुमत है प्रभावी बहुमत। यह होता है साथियों भरे हुए पदों का 50% प्लस 1। भरे हुए पद कैसे? मान लो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। अब 200 सीटों में से कुछ एमएलएज की किसी कारण से पद खाली हो गया, किसी का निधन हो गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी को कुछ और कारणों से मान लो गलत एफिडेविट दे दिया, इस कारण से उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ऐसे कई कारण हैं जिनसे सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। इस वजह से अगर उनकी सदस्यता खत्म हो गई तो उस स्थिति में जो पद बचे हुए हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए 10 एमएलएज की सदस्यता खत्म हो गई किसी भी कारण से, XYZ जो भी कारण रहा, 10 एमएलएज की सदस्यता खत्म हो गई तो बचे कितने? 190। अब 190 एमएलए के जो बचेंगे वो यहां पे उनका 50% प्लस 1, ये होता है प्रभावी बहुमत। इसका उपयोग कहां पे होता है? इसका उपयोग केवल एक ही जगह होता है साथियों। इसका उपयोग होता है सदन के सभापति या अध्यक्ष को हटाने के लिए। दूसरा बहुमत आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको प्रभावी बहुमत कहते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी जिसको कहते हैं। वो क्या है और कहां उपयोग होता है? भरे हुए पदों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भरे हुए पद और कुल सदस्य संख्या में क्या डिफरेंस है। इसका उपयोग कहां पे होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बहुमत की, जो है साधारण बहुमत। यह जो बहुमत है ये बहुत काम आता है हमारे दैनिक संसदीय कार्यों में, संसद में भी और विधानसभा में भी। साधारण बहुमत क्या होता है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इसके बाद में इसके उपयोगों पे बात करते हैं। ये बहुत सारी जगह उपयोग किया जाता है। तो साथियों साधारण बहुमत होता है सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत, यह होता है साधारण बहुमत। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत। इसमें क्या होता है कि जितने सदस्य सदन में उपस्थित है, मान लो 200 में से उस टाइम केवल 80 सदस्य ही सदन में उपस्थित है और 80 सदस्य ही उसमें वोटिंग करेंगे किसी भी मैटर में। तो 80 सदस्य हैं और वोटिंग में भी 80 सदस्य ही भाग ले रहे हैं। हो सकता है कुछ सदस्य सदन में तो उपस्थित हो लेकिन ये कह दे कि नहीं मैं वोटिंग में भाग नहीं लूंगा, तो वो साधारण बहुमत में उसका वोट काउंट नहीं होगा। साधारण बहुमत में उन्हीं सदस्यों का वोट काउंट होता है जो वोटिंग में भाग लेते हैं। सदन में उपस्थित होना तो वोटिंग के लिए वैसे भी जरूरी है। तो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत। मान लो उदाहरण के लिए हम ये समझें कि राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही के दौरान वहां पे उपस्थित हैं 120 सदस्य। अब आप बताइए कितने आंकड़े पर साधारण बहुमत की प्राप्ति हो जाएगी? तो 120 सदस्यों का आधा हो गया 60 प्लस 1। अगर 61 सदस्य किसी मत के फेवर में है, 61% नहीं 61 ही सॉरी, 61 सदस्य किसी विधेयक या बिल या किसी भी मत जिस विषय पे मतदान हो रहा है उसके फेवर में है तो वो पारित हो जाएगा। अगर 61 से कम रहेंगे तो वो पारित नहीं होगा। जितने सदस्य सदन में उपस्थित है और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका आधा प्लस 1,
एक क्या है, एक का मतलब यह है कि ये बहुमत से ज्यादा हो गया। तो साधारण बहुमत आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, ये कहां कहां पे उपयोग होता है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कुछ दल किसी बिल का विरोध कर रहे होते हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं, मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वो किस तरीके से सत्तासीन पार्टी की मदद करते हैं, ये भी हम यहां पे समझेंगे। ये बहुत जगह उपयोग होता है साथियों। इसका सर्वाधिक उपयोग होता है साधारण विधेयकों के पारण में। कोई भी बिल, चाहे वो संसद में प्रस्तुत हो चाहे विधानसभा में प्रस्तुत हो, वो हमेशा साधारण बहुमत से पारित होता है। जैसे कि आरटीआई एक्ट है, जैसे कि कोई सा भी कानून है, राजस्थान सरकार कोई कानून बनाती है या संसद भारत सरकार कोई कानून बनाती है, तो वो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है साथियों। अब इसमें आप यूं समझिए कि राजस्थान विधानसभा की स्थिति है जिसमें ए पार्टी को मिले हुए हैं 80 विधायक, बी पार्टी को मिले हुए हैं 60 विधायक, सी पार्टी को मिले हुए हैं 30 विधायक और डी पार्टी को मिले हुए हैं 20 विधायक और अन्य मतलब निर्दलीय हैं 10 विधायक। अब इसमें क्या हुआ, आप ये देख रहे हो कि किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। अब इसमें हुआ ये कि ए पार्टी और सी पार्टी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली। इनके एमएलए हो गए 110। अब 110 एमएलए पूर्ण बहुमत से तो ज्यादा ही है, तो इनकी सरकार बन गई। ये 60 एमएलए इसमें शामिल नहीं है। ए पार्टी और सी पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, कोई विधेयक सदन में पारित करना था। उस टाइम हुआ ये कि सी पार्टी का जो नेता है उसके और ए पार्टी के नेता के हो गई अनबन। तो सी पार्टी ने यह कह दिया कि हम सरकार के साथ तो हैं, लेकिन इस विधेयक में हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। तो साथियों, ए पार्टी के पास केवल 80 विधायक मौजूद थे। अब 30 विधायक विपक्ष में होने के कारण सरकार को यह लगने लगा कि अगर इसी हिसाब से वोटिंग हुई तो हमारा ये विधेयक पारित नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। तो साथियों, इन्होंने मनाया फिर डी पार्टी को, क्योंकि बी पार्टी तो इनकी विपक्षी पार्टी थी, वो तो मानने का सवाल ही नहीं था। और साथ ही इन्होंने कुछ निर्दलीय एमएलए से भी संपर्क किया। तो जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन क्या हुआ कि ये जो 20 एमएलए है ये सदन से आउट हो गए। इन्होंने बिल का विरोध किया, हालांकि क्योंकि ये विपक्ष में थे तो इन्होंने बिल का विरोध किया, लेकिन विरोध करते हुए ये सदन से बाहर हो गए, वॉकआउट कर लिया इन्होंने सदन से। अब 20 एमएलए अगर सदन से वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट, तो अब सदस्य संख्या कितनी रह गई? अब सदस्य संख्या रह गई 180। अब बहुमत का आंकड़ा कितना होगा साथियों? अब बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 90। 90 प्लस 1 91। ठीक है, यह दल पूरा विरोध में था, लेकिन इसके 1-2 एमएलए इनके पक्ष में थे, जिनकी सरकार में जिनको मंत्री बनाया हुआ था, या वो एमएलए सरकार के समर्थन में थे। अब इसके बाद में निर्दलीय एमएलए जो है वो सरकार के पक्ष में आ गए। तो 80 प्लस 10 निर्दलीय प्लस 5 इन्होंने ले लिए सी पार्टी के, और ऐसे करके इनका आंकड़ा हो गया 95। अब साथियों 95 पे तो ये विधेयक पारित हो जाएगा। अब आप बताओ, इस विधेयक को पारित करवाने में कौन से पार्टी की सबसे ज्यादा भूमिका है? आपको समझ में आ गया होगा कि इस विधेयक को पारित करवाने में डी पार्टी की सबसे ज्यादा भूमिका है। जबकि प्रथम दृष्टया देखने से यह लग रहा था कि डी पार्टी तो इस विधेयक के विरोध में है, उसने तो इसके विरोध में नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट भी कर दिया था, लेकिन विरोध में होते हुए भी उसने सरकार की मदद कर दी
और सरकार को ये विधेयक पारित करवाने में आसानी करवा दी। साथियों, ऐसे ही साधारण विधेयक हमेशा पास किए जाते हैं संसद और विधानसभा में, और इसमें साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा ये कहां पे उपयोग होता है? दूसरे नंबर पे ये उपयोग होता है अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन, कटौती प्रस्ताव के पारित करवाने में। तीसरा ये उपयोग होता है राष्ट्रपति शासन को लागू करने में। अब इसमें राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होता है संसद से। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कैबिनेट के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है, लेकिन उसको 1 महीने के भीतर भीतर संसद से अनुमोदित करवाना होता है, और संसद को उसे साधारण बहुमत से अनुमोदित करना पड़ता है। आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो इसके लिए 2 अनुच्छेद है साथियों। एक है अनुच्छेद 356 और एक है अनुच्छेद 365। ज्यादातर एग्जाम्स में जब पूछा जाता है तो 356 ही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है किसी एग्जाम में आपको 365 भी ऑप्शन में दिया हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 356 और 365 दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, आगे भी खूब पूछा जाता रहेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब कभी वित्तीय आपातकाल लगाना हो तो भी साधारण बहुमत से ही इसका पालन किया जाता है। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? मैं समझता हूं कि आपको पता होगा। यह लगता है साथियों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इसके अलावा साथियों इसका उपयोग होता है उपाध्यक्ष को हटाने में। विधानसभा या संसद के उपाध्यक्ष को अगर हटाना हो तो साधारण बहुमत से हटाया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है अध्यक्ष या सभापति के चुनाव में। इसके अलावा इसका उपयोग होता है संविधान संशोधन को राज्य विधानसभा से अनुमोदन में। ये 5-7 जगह इसका उपयोग होता है साधारण बहुमत का। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि साधारण बहुमत अब आपके लिए कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस नहीं रहा होगा। अब आखिर में हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, जिसको विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं बहुमत के चौथे और अंतिम प्रकार की, जिसको कहा जाता है विशेष बहुमत। ये 2-3 जगह काम आता है, और इसमें अब तक जो हमने देखा था साधारण बहुमत या प्रभावी बहुमत या पूर्ण बहुमत, इनमें 50% बहुमत का प्रावधान था। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत का प्रावधान होता है। अब ये कहां कहां पे उपयोग होता है वो साथ में ये भी बता दूंगा कि कैसे कैसे इसमें बहुमत की गणना होती है, 2/3 बहुमत कैसे कैसे चाहिए। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं। विशेष बहुमत का पहला प्रयोग होता है अनुच्छेद 249 के तहत।
अनुच्छेद 249 में क्या होता है साथियों? अनुच्छेद 249 राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है, जिसके उपयोग से, जिसके माध्यम से राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को 1 वर्ष के लिए संसदीय समवर्ती सूची में डाल सकती है या संसद को अधिकृत कर सकती है उस विषय पर कानून बनाने के लिए। आपको पता होगा कि 3 विषय हैं, एक तो राज्य सूची के विषय होते हैं, एक केंद्र सूची के विषय होते हैं, एक समवर्ती सूची के विषय होते हैं। केंद्र सूची के विषयों पे केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पे केवल राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची के विषयों पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को 1 साल के लिए यह शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बना सकती है। तो इसमें राज्यसभा इसका उपयोग करती है। में जिस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है वो है सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसका उपयोग कहां पे होता है वो भी मैं लिख देता हूं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना, यह इसका उपयोग होता है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा इसका उपयोग करती है और उपयोग ऐसे होता है 2/3 बहुमत से राज्यसभा को वो प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, जब जाके संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, वो राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बना सकती है। तो ये तो हो गया पहला प्रयोग। अनुच्छेद 249 भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए दूसरी बात करते हैं। अनुच्छेद 368 का संबंध आपको मैं डेफिनेटली मान के चल रहा हूं कि आपको 100% पता होगा कि यह संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। संविधान संशोधन कहां होता है? संसद में। राज्य विधानसभाओं को संविधान संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो अनुच्छेद 368 का उपयोग केवल भारतीय संसद द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें कैसे उपयोग होता है साथियों? इसमें 2 शर्तें हैं। एक तो ये वाला जो चीज है, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसके साथ ही इसमें एक शर्त और जुड़ जाती है, वो शर्त है ये प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। जैसे उदाहरण के लिए आप ये मान के चलो कि भारत की लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 545, इसका आधा होता है 273। यह है साथियों पूर्ण बहुमत। अब कोई भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित करने के लिए संसद को 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। वो 2 शर्तें कौन कौन सी है? एक तो यह है कि सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लो उस टाइम सदन में 400 सदस्य मौजूद हैं, तो 400 सदस्यों का 2/3 बहुमत। एक तो ये हो, 400 सदस्यों का 2/3 बहुमत कितना होगा आप काउंट कर लेना। दूसरी शर्त यह है कि वो जो भी हो वो 273 से ज्यादा हो, कम से कम 273 तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जितने सदस्य उस टाइम मौजूद हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, और वो 2/3 बहुमत 273 से कम नहीं होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। कोई भी संविधान संशोधन तभी संसद में पारित होता है जब इन दोनों शर्तों की पालना हो जाती है। तो संविधान संशोधन में विशेष बहुमत से
इसको पारित किया जाता है। अब विशेष बहुमत से किसी भी संविधान संशोधन को पारित करने के बाद में अगर वो संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है, मतलब ऐसा है कि जिसकी प्रकृति भारत के संघ से मिलती है, भारत के राज्यों से मिलती है, तो उसको आधे राज्यों से भी रेटिफाई करवाना पड़ता है, आधे राज्यों से उसको अनुमोदित करवाना पड़ता है। और अभी हमने साधारण बहुमत में पढ़ा था कि जब ये विधेयक पारित होके, संविधान संशोधन विधेयक पारित होके राज्य विधानसभाओं के पास जाता है अनुमोदित होने के लिए, तो उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है राज्यसभाओं द्वारा। इसके अलावा साथियों इसका उपयोग होता है ये दोनों का। अब ये दोनों को मिला के हम बात करते हैं, तो इसका उपयोग होता है एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, केग और सीईसी को हटाने में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को, केग को, सीईसी को आदि को हटाने में भी इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है। ये कहां पे होता है? केवल संसद में। ये काम भी केवल संसद में होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है भी संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और उसको 1 महीने की अवधि के भीतर भारत की संसद से अनुमोदित होना जरूरी है। वो अनुमोदन साथियों विशेष बहुमत के द्वारा लिया जाता है, विशेष बहुमत से उस अनुमोदन को पारित किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल इस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना जरूरी है। विशेष बहुमत का राज्य विधानसभा में भी एक जगह इस्तेमाल होता है। राज्य विधानसभाओं में विशेष बहुमत केवल एक ही जगह इस्तेमाल होता है और वो होता है अनुच्छेद 169 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 169 ये होता है साथियों विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव। विधान सभा में पारित इसके तहत किया जाता है और इसमें भी इसी प्रकार का बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत प्लस 50% सदस्य। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 169 का संबंध है राज्य विधानसभा इसके माध्यम से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास करती है। प्रस्ताव पास करने के बाद में उसको केंद्र के पास भिजवाया जाता है, जहां पे संसद उसे पारित करती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। विशेष बहुमत का एक और आखिरी प्रयोग बचा हुआ है, वो है अनुच्छेद 61 के तहत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें साथियों कुछ नहीं है, 50% 2/3 बहुमत कुछ नहीं है। इसमें सीधा सीधा है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 161 के तहत यह होता है। तो साथियों ये था बहुमत के बारे में कंप्लीट लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।
न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे राजनीतिक सिस्टम के बारे में है। साथियों, इसी प्रकार हमारा मनोबल बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, पूरा देखिए कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज वो करिए। साथियों, आपके सहयोग का हमें पूरा भरोसा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।